हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना क्लास 12th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब आज हम ना न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22 डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हमें दी हुई है और उसके बाद दिया हुआ है कि इरिडियम इज एफसीसी। हमारी जो यूनिट सेल है वो कौन सी है? एफसीसी। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ इरिडियम। आप ना सबसे पहले लिख लिया करो जो गिवन डाटा है हमारे पास में। गिवन हमें क्या क्या है? गिवन हमें दिया हुआ है मोलार मास, एम हमें दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि यूनिट सेल हमारी कौन सी है? कौन सी है? एफसीसी। तो एफसीसी में हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 एटम्स होते हैं, यानी Z इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा हमारा एफसीसी के लिए। उसके बाद डेंसिटी हमें दी हुई है और हमें निकालना है रेडियस क्या होगा। रेडियस हमें निकालना है। तो क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा? जमना हमारी ट्रिक थी। ZM ऊपर, जामा ऊपर, नीचे ना काना, यानी एवोगैड्रोज नंबर इंटू ए क्यूब। तो Z हमारा डेंसिटी हमारी है 22.4 इज इक्वल्स टू Z है 4। M हमें दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है 192 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है? 6:10⁻³ इंटू ए क्यूब। इस पर से ना हम ए क्यूब निकाल सकते हैं, यानी वॉल्यूम। अब ये ए क्यूब मैं इधर लेके जाती हूँ, इस ए क्यूब को, और 22.4 हमारा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4:192.2 डिवाइडेड बाय 6:10⁻23 अब ना ये जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा, तो ये आ जाएगा आपका ए क्यूब। फिर इस पर से आप क्यूब रूट ले लोगे, यानी क्यूब रूट आप निकाल लोगे, जो भी आपकी वैल्यू आएंगी उसका अगर आप क्यूब रूट ले लोगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी? आपकी ए की वैल्यू आ जाएंगी। ये आ जाएंगी हमारी एज लेंथ। ए हमारा क्या होता है? एज लेंथ। तो एज लेंथ में और रेडियस में क्या रिलेशन होता है एफसीसी के लिए? तो हमारा 4r इज इक्वल्स टू √2a होता है। किसके लिए? एफसीसी के लिए। ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में सिखाया था कि एफसीसी के लिए ये होता है √2a, और 4r इज इक्वल्स टू √3a ये होता है बीसीसी के लिए, और एससीसी के लिए हमारा ए होता है ए इक्वल टू सिंपल ट्वाइस आर ओनली। तो हमारा यहाँ पे एफसीसी यूनिट सेल दी हुई है, इसलिए 4r इज इक्वल्स टू √2a होगा। इसलिए इस पर से r इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए की वैल्यू आप पुट करोगे तो उस पर से आपकी रेडियस निकल जाएंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड। क्यूबिक क्लोज्ड पैक कौन सी सेल हुई है? ये सीसीपी। सीसीपी हम किसको बोलते हैं? एफसीसी को ही हम सीसीपी बोलते हैं। यानी हमारे पास में एफसीसी सेल दी हुई है विथ यूनिट सेल एज लेंथ हमें दिया हुआ है। गिवन जो डाटा है पहले वो लिख लिया करो, क्या दिया हुआ है उसकी हमें एज लेंथ दी हुई है, यानी ए हमें दी हुआ है 353.6 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस? रेडियस आपको निकालना है ऑफ एल्यूमिनियम। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको निकालना है हाउ मेनी यूनिट सेल इन देयर आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल रहेंगे ये आपको निकालना है। तो पहले रेडियस निकालते हैं। क्या होता है एफसीसी के लिए रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन? 4r इज इक्वल्स टू √2a। तो r इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए हमारी कितनी है? 353.6 पिकोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी रेडियस आ जाएंगी 125 पिकोमीटर। अब इसके बाद हमें निकालना है व्हाट इज द हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब काय का यूनिट होता है? सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का। सेंटीमीटर क्यूब होता है यूनिट वॉल्यूम का, यानी 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम हमारा है। वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमें निकालना है कि कितने यूनिट सेल। तो अब ना जो हमारी 1 यूनिट सेल रहती उसका वॉल्यूम क्या रहता? 1 यूनिट सेल हमारी जो रहती
यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या रहता, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम रहता ए क्यूब। ये जो हमारी इस तरह से क्यूब रहता हमारा, एक यूनिट सेल रहती, इसका वॉल्यूम क्या रहता, वॉल्यूम रहता ए क्यूब, यानी इसका एज लेंथ का साइड का क्यूब। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम रहता ए क्यूब। तो चलिए निकालते हैं, ए क्यूब हमारा आ जाएगा, ए कितना है, ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ए क्यूब इज 353.6 पिकोमीटर का क्यूब हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारा एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, यानी ये आ जाएगा हमारा 4.5×10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। देखो पिकोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब 1 पिकोमीटर कितना होता है, 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और जब आप इसका क्यूब लेंगे तो ये -30 10⁻⁻30 हो जाएंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5×10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब ना एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, देखो ध्यान से समझना, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, 4.5×10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसमें कितने यूनिट सेल निकालने हैं, कितने यूनिट सेल प्रेजेंट रहेंगे ये हमें निकालना है। देखो एक यूनिट सेल का हमारा वॉल्यूम क्या रहता है, ए क्यूब हमने निकाला तो ये आंसर आया। तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आया। हमें निकालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने कितने यूनिट सेल रहेंगे। तो क्या करेंगे हम, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी ये कितने यूनिट सेल इंटू 4.5 इज इक्वल्स टू 1:1, यानी 1 डिवाइडेड बाय 4.5, 1 डिवाइडेड बाय 4.5, यहाँ मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ देखो 1 डिवाइडेड बाय 4.5×10⁻⁻23, ये इतने यूनिट सेल्स हमारे प्रेजेंट रहेंगे। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना -23 को, तो ये ऊपर जाने के बाद +23 हो जाएगा और ये आएगा 0.22×10⁻+23। एक पॉइंट आप आगे शिफ्ट करोगे यानी 2.2, तो एक वैल्यू कम हो जाएंगी, 2.2×10⁻22। और ये हमें दिया हुआ है आंसर, देखो 2.2×10⁻22 हमारा आंसर आया। तो इस तरह से आप निकाल लोगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हमारे यूनिट सेल प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म HCP लेटिस। कौन सा लेटिस फॉर्म कर रहे हैं, HCP लेटिस हमारा फॉर्म हो रहा है। तो HCP और FCC में, HCP और FCC में दोनों में क्या रहते हैं, नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं। और कितने रहते, 4 एटम्स रहते, नंबर ऑफ एटम्स, या फिर नंबर ऑफ एटम्स बोलो, या फिर टोटल लेटिस पॉइंट्स भी हम इनको बोल सकते हैं, लेटिस पॉइंट्स। तो FCC और HCP में लेटिस पॉइंट्स हमारे कितने रहते, 4 रहते। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एलिमेंट Y फॉर्म HCP, ये जो यानी Y है फॉर्म कर रहा है HCP लेटिस, यानी एलिमेंट Y जो हमारा Y है तो वो HCP लेटिस बना रहा है। यानी Y के कितने एटम होंगे, Y के 4 एटम रहेंगे, क्योंकि लेटिस पॉइंट हमारे 4 रहते और Y हमारा लेटिस फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए Y हमारा लेटिस पॉइंट पे कौन प्रेजेंट रहेगा, Y प्रेजेंट रहेगा, इसलिए Y के हमारे पास कितने एटम्स होंगे, 4। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द एटम ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई, जो हमारा X एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे कितने होते हैं, पहले तो आप निकालो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहते हैं। देखो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमारे n रहेंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे हमारे पास ट्वाइस n। कैसे याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल, T से टेट्राहेड्रल आता, T से 2 आता, इसलिए ट्वाइस n,
2 वाले दोनों भी साथ में टेट्राहेड्रल में ट्वाइस एन वॉइड रहेंगे ये रहते हैं हमारे ट्वाइस एन क्या रहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी अगर मेरे पास में 3 एटम है तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 3 रहेंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएंगे ट्वाइस एन यानी डबल हो जाएंगे 6 हो जाएंगे मेरे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अभी मेरे पास देखो एटम कितने हैं 4 एटम प्रेजेंट है। n एटम अगर रहे तो ट्वाइस एन रहते टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 एटम प्रेजेंट है तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे मेरे पास में 8। डबल जितने एटम रहते ट्वाइस एन उसके डबल रहते क्या रहते टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 8 अभी मेरे पास में क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आगे का सेंटर x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी जो x एटम है हमारा वो सिर्फ 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, यानी उसके सिर्फ 1/3 हिस्से में प्रेजेंट है हमारा x एटम। तो 1/3 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे कितने हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये क्या आ जाएगा 8/3। x क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा हमारा 8/3। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x हो जाएगा 8/3, y है हमारे पास में 4। अब ना मुझे 3 नीचे से हटाना है तो मैं दोनों साइड क्या करूँगी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो x आ जाएगा 8 और y हो जाएगा मेरा 12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका आपसे यही पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड x2 y3। तो अब ना ये देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्या, ये देखो 4 से और कट सकते हैं, 4 2 8 4 3 12, यानी x हमारे 2 और y हमारे कितने हो गए 3। ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, यानी 4 से ये दोनों कट सकते हैं ना, 4 2 8 4 3 12। तो क्या हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का x2y3। तो देखो यही इसका आंसर दिया हुआ है x2y3, ये हमारा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला ही आपको निकालना था इस कंपाउंड का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म। तो ये ना मैंने क्लास में अच्छे से बताया था कि किस तरह से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होते हैं। तो पहले हम देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होते हैं। देखो 3 एटम्स ऐसे रहते हैं और एक एटम यहाँ रहता, तो ये जो बीच में रहता इसके ऊपर एक और एटम लगा हुआ रहता चौथा, और यहाँ जो बीच में होल फॉर्म होता इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो यहाँ पर ना फॉर्म किया हुआ है ये वाली फिगर, ये आपको ड्रॉ करना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड की डायग्राम। तो कितने एटम से मिलकर बनता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 एटम से मिलकर बनता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। हमने ना ये क्लास में अच्छे से देखा था, देखो ये ऐसे लेयर्स रहते हैं, ये ए टाइप की लेयर रहती, फिर ये बी टाइप की लेयर रहती, फिर से वापस ए टाइप की लेयर रहती। तो यहाँ जो बीच में ये 3 के बीच में जो बन रहा है इसके ऊपर एक और, यानी ये 3D है ना, ये 3D क्यूब हमारा क्या होता है 3D रहता है, जो मैं इसमें यहाँ पे इस पेज पर मैं ड्रॉ करके नहीं बता सकती क्योंकि ये 2D होता है हमारा पेज। ये ऊपर एक और 3rd लेयर रहेंगी, इसकी ऊपर से ऊपर एटम रखा हुआ रहेगा 4th वाला एटम। तो यहाँ हमारा बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहते ये काय में बनते, ये बनते CCP में और HCP में, यानी HCP में, यानी FCC और HCP में ये बनते, BCC में और SCC में ये नहीं बनते हैं। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर में ये नहीं बनते। हमारे जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहते वो काय में फॉर्म होते, वो क्यूबिक क्लोज पैक में फॉर्म होते। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता हमारा वो कैसे फॉर्म होता, वो ना 6 एटम से फॉर्म होता। देखो एक ऐसा एटम रहता, सेकेंड ऐसा और थर्ड ऐसा। अब यहाँ पर ना एक और 4th एटम रहता और ऐसे 6 एटम के बीच में यहाँ जो होल बनता 6 एटम से, तो वो रहता हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, ये डायग्राम आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ड्रॉ करनी होगी। तो इस तरह से हमारा फॉर्म होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd लेयर ऑफ स्फीयर इज एडेड टू 2nd लेयर so as to form HCP और CCP स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडिशन ऑफ 3rd लेयर। अब ना ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है।
फिर भी अगर आपको इसका आंसर चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको समझा दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप ना इसको इतना ध्यान नहीं दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एन एलिमेंट विथ मोलार मास 27 ग्राम, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो मैं वो सारे करा रही हूँ, और मुझे जो लगते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे तो मैंने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जो एक दो रह गए हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वो नहीं कराए हैं। फिर भी अगर आपको उसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो मुझे ना कमेंट करके बता देना। अभी देखो इसका एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसका मोलार मास है 27 ग्राम। CCP फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल, जिसकी एज लेंथ हमें दी हुई है, ए हमें दिया हुआ है, डेंसिटी हमें दी हुई है। अब बताना है कि ये यूनिट सेल हमारी कौन से नेचर की है, व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। आप ना क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो। व्हाट इज द नेचर यानी कौन सी है ये, SCC है या फिर BCC है या फिर FCC है। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सी यूनिट सेल है, हम पता कैसे लगा सकते हैं, हमें पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ एटम से। अगर एक एटम प्रेजेंट रहेगा तो SCC, 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे तो BCC, और 4 एटम प्रेजेंट रहेंगे तो FCC। यानी हमें Z की वैल्यू निकालना होगी। अगर Z हमारा 4 आएगा तो समझो FCC है, 2 आएगा तो BCC है। तो Z का हमारा एक ही फॉर्मूला हमने देखा, कौन सा है, डेंसिटी वाला। यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज कर रहे हैं, Z/M। देखो इस फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला। कितने क्वेश्चंस हमने एक ही फॉर्मूले पे सॉल्व किए, Na×A³। तो अभी ना देखो Z हमारे पास में निकालना है हमें। डेंसिटी हमें दी हुई है, कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 इज इक्वल्स टू Z। मास हमें दिया हुआ है 27 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, 6×10⁻³ मोल इनवर्स, और इंटू A³ हमारा A है 405 पिकोमीटर का क्यूब। तो ये मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट जाएगा। अब ना ये Z आ जाएगा, ये देखो Z इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये नीचे वाली टर्म इधर ऊपर चले जाएंगे। 2.7/6×10⁻23। अब ना मैं ये 405 को सिर्फ 400 कंसिडर करती हूँ, नियरली 400 में इसको कंसिडर करती हूँ। 400/400/400 पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻10 होता है। -10 का क्यूब मीन्स 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, देखो अब ये 27 Z निकाल रहे हैं ना, ये 27 इधर नीचे आ जाएगा, इधर आया ना नीचे आ जाएगा, और ये नीचे वाली टर्म इधर ऊपर चले गई तो यहाँ पे आ जाएगा 27। देखो अब मैं इसको ना 2.7 को 27 लिख देती हूँ, यानी पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। पॉइंट आगे शिफ्ट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 की पावर कम, यानी ये 23 से हो जाएगा हमारा 22। तो ये 27 से 27 कैंसल हो जाएंगे। फिर ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 is to 10⁻22 is to 10⁻, क्या आ जाएगा ये 10⁻। अब ना ये देखो 2 0, 2 और 0, टोटल 6 0 है, यानी 10⁻क्या है, 6 है, इंटू 10⁻−30 64। तो ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ये 22 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 10⁻28 हो जाएंगे। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो Z की जो, जब आप एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारी Z की वैल्यू आ जाएंगी 4। तो Z की वैल्यू 4 काय में आती है, जब हमारा यूनिट सेल CCP रहे यानी FCC रहे। तो इसलिए ये हमारी कौन सी यूनिट सेल हो जाएंगी, FCC, क्योंकि Z की यूनिट कितनी वैल्यू क्या आएंगी, 4। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द N टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये ना मैंने क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके बताया था कि
एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, व्हाई इज द कंडक्टिविटी ऑफ डॉप द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हायर देन दैट ऑफ प्योर कंडक्टर। जो एन टाइप कंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो सादे मतलब सिंपल प्योर सेमीकंडक्टर से ज़्यादा क्यों होती है। तो अब ना हमारे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर रहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और जो पी टाइप रहते उसमें क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन कम रहता। देखो ये रहती है हमारी वैलेंस बैंड जो फील्ड रहती, और जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता वो कहाँ जाता, वो जाता हमारे कंडक्शन बैंड में। ये देखो ये वैलेंस बैंड है जो कंप्लीटली फील्ड है, और ये जो कंडक्शन बैंड है ना इसमें जाता हमारा ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता कैसे, मैंने आपको बताया था। देखो पूरी एक सिलिकॉन अगर मैं ले लूँ, पूरे सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लास में समझाया था। सारे सिलिकॉन के एटम, बीच में मैं एक फॉस्फोरस का एटम डाल दूँ, अगर पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल में मैंने ना एक फॉस्फोरस का एटम डाल दिया, तो पूरे सिलिकॉन के एटम में सिलिकॉन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड। ये फॉस्फोरस के पास 5 रहते हैं। अब ना पूरे क्रिस्टल में सब ने 4-4 बॉन्ड फॉर्म किए। ये फॉस्फोरस ने ना 4 सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म किए, इसके पास ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 5वां। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे कंडक्शन बैंड में। यही रीजन रहता जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी कंडक्टिविटी हाई क्यों रहती सेमीकंडक्टर से ज्यादा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता कंडक्शन बैंड में। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ये मैंने बताया था। देखो यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये है कंडक्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर की डायग्राम। ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये देखो वैलेंस बैंड है नीचे वाली, ये वैलेंस बैंड है, ये ऊपर जो है तो कंडक्शन बैंड। इसमें ये देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आपको ये पी टाइप की डायग्राम नहीं बनानी है, सिर्फ यही वाली बनानी है। और इसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है डोपिंग ऑफ फॉस्फोरस इन सिलिकॉन, डोपिंग ऑफ फॉस्फोरस इन सिलिकॉन क्रिस्टल। यानी ये देखो ये पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यहाँ पे देखो ये पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ये सारे ब्लू वाले क्या है, सिलिकॉन है जगह जगह क्रिस्टल में। और आपको ये भी डायग्राम बनानी होंगी जिसमें सारे सिलिकॉन के एटम लिखे हुए और बीच में एक ना ये फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस है। तो देखो इसका ना ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाता है कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता। दूसरा पॉइंट ये रहता कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट टू द सेमीकंडक्टर विच बिलोंग्स टू ग्रुप 14। हमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता वो काय से मिलता, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट रहते उनमें हम क्या करते, ग्रुप 15 का एलिमेंट डॉप कर देते। जैसे यानी ग्रुप 14 के कौन से एलिमेंट, ये सिलिकॉन के वाले में, यानी सारे सिलिकॉन में हमने क्या करा, एक ग्रुप 15 का एलिमेंट यानी फॉस्फोरस डॉप कर दिया, तब हमें क्या मिला, एन टाइप। और अगर इसमें मैं ग्रुप 13 का एलिमेंट डॉप कर देती थी, यानी ग्रुप 14 में ग्रुप 13 का बोरोन वाला एटम अगर मैं डॉप करती तो मुझे कौन सा मिलता, पी टाइप कंडक्टर। उसमें क्या रहता, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम रहता। देखो यहाँ पे डायग्राम में बताया भी है, यहाँ पे देखो इसमें ना वैलेंस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता। ये कौन सा है, ये पी टाइप कंडक्टर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम रहता और एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन एन टाइप में रहता। तो ये पी टाइप का आपको इसमें लिखना नहीं है, लेकिन आपसे पी टाइप भी पूछ सकता है। इसमें टेक्स्ट बुक में आपके पी टाइप का पूछा हुआ नहीं है, सिर्फ एन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको पी टाइप कंडक्टर क्या है ये भी पूछ सकता है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, सिंपल जो केटायन रहता है वो अपनी जगह छोड़ के जो खाली जगह रहती लेटिस में प्रेजेंट, वो वहां जाके बैठ जाता। देखो यहाँ पे ये डायग्राम में एक एनायन है, फिर एक केटायन, फिर एक एनायन। तो यहाँ का जो केटायन है ये यहाँ पे मिस हुआ है, यानी इसने अपनी जगह छोड़ के देखो ये यहाँ आके बैठ गया,
ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जो खाली जगह थी केटायन और एनायन के बीच में, तो वहाँ ये आकर बैठ गया। केटायन और इस जो खाली जगह रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। तो ये सिंपल क्या होता, केटायन अपनी जगह से हटकर यहाँ आ जाता। लेटिस के बाहर यानी क्रिस्टल के बाहर गया कि केटायन, नहीं, क्रिस्टल के अंदर ही है, सिर्फ अपनी जगह से उठकर वो यहाँ पे आके बैठ गया। तो देखो फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेज व्हेन एन आयन, आयन कौन सा आयन, केटायन, केटायन ऑफ आयोनिक कंपाउंड यानी पूरे आयोनिक कंपाउंड का केटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर लेटिस साइट, फ्रॉम इट्स रेगुलर लेटिस साइट यानी जो इसकी रेगुलर पोजीशन थी, लेटिस की साइट थी, तो वहां से ये उड़कर एंड हट गया एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन, और कहाँ जाके बैठ गया, ये यहाँ आके बैठ गया इंटरस्टिशियल। इसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसमें ना डेंसिटी डिक्रीज होती क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी। देखो एटम क्रिस्टल के बाहर गया क्या, नहीं, इसलिए ना तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती ना ही न्यूट्रलिटी, क्योंकि केटायन मिस हुआ क्या, यानी एटम के बाहर गया क्या, नहीं, केटायन नंबर ऑफ केटायन और एनायन तो इक्वल ही है, बस अपनी जगह से हटे, तो इसलिए ना तो इलेक्ट्रिकल, देखो इफेक्ट पूछा है आपसे क्वेश्चन में व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो ये हमने क्लास में देखे थे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में ना तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, सेम डेंसिटी भी सेम रहेंगी, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आपकी क्या रहेंगी, प्रिजर्व रहेंगी। क्यों, क्योंकि इसमें ना एटम्स लेटिस के अंदर ही है। उसके बाद में ना इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट काय की वजह से फॉर्म होता है। तो मैंने बताया था कि केटायन की साइज बहुत छोटी रहती है और एनायन की साइज बहुत बड़ी रहती। ये केटायन की साइज छोटी होने की वजह से तो ये अपनी जगह पर से इधर उधर मूव करता, छोटी सी साइज होने की वजह से ये इजीली मूव कर सकता, इसलिए ये अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाता। तो ये लार्ज डिफरेंस, देखो केटायन छोटा है एनायन बड़ा है, तो ये लार्ज साइज के डिफरेंस की वजह से तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो कंडीशन क्या रहेंगी, कंडीशन में आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट ऑकर इन आयोनिक कंपाउंड में ये होता है विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन और एनायन की लार्ज साइज के डिफरेंस की वजह से। सेकेंड पॉइंट, द आयन ऑफ आयोनिक कंपाउंड मस्ट हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता, कम रहता, यानी वो कम एटम से अटैच्ड रहते, तो उसमें ये होता फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये 2 कंडीशन है। इफेक्ट ऑफ न्यूट्रलिटी, डेंसिटी भी हमने देख लिया, आपको ये डायग्राम बनानी होंगी फ्रैंकल डिफेक्ट की। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो मैंने क्लास में डिटेल में बताया था क्या होते हैं कंडक्टर, क्या होते हैं इंसुलेटर, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में क्या होती, वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड रहती, पार्शियली फिल्ड, और वैलेंस बैंड जो ये सॉरी कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहती है, और ये जो वैलेंस बैंड रहती है ये पार्शियली फिल्ड रहती है। और उसके बाद इंसुलेटर में क्या रहता, सेमीकंडक्टर में क्या होता, ये बैंड जो रहती तो ये कंप्लीटली फिल्ड रहती, और यहाँ जो है तो इलेक्ट्रॉन चले जाता, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता, और ये एनर्जी गैप क्या रहता, स्मॉल रहता। और इंसुलेटर में ना ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड रहती, और ये जो बैंड गैप रहता ये कैसा रहता, वेरी लार्ज बैंड गैप रहता। ये डायग्राम आपको बनानी होंगी। और ये कंडक्शन बैंड क्या रहती, एम्प्टी रहती, इतना लार्ज गैप रहता कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो ये डिफरेंस रहता तीनों में। ये मैंने ना क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, आपने उसका क्लास का उस वाली क्लास का वीडियो देख लेना। तो सारे अब हम ना सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए, न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस कर लिए, सब कुछ हमने एक्सरसाइज डिस्कस कर लिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, थ्योरी हमने डिटेल में सीख लिए। तो आज हमारा सॉलिड स्टेट का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।